हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर 4, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक अमेजिंग चैप्टर है जिसका नाम है न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स। इस चैप्टर को हम विजुअल्स एंड एनिमेशन की मदद से बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, ये कैसे डेवलप हुई और इतनी एडवांस्ड होने के बाद भी ये ज़्यादा समय तक टिक क्यों नहीं पाई। फिर हम समझेंगे कि जनपदास और महाजनपदास क्या थे और ये छोटे छोटे ग्रुप्स कैसे बड़े पावरफुल स्टेट्स में बदल गए। उसके बाद हम देखेंगे कि उस समय लोगों पर रूल कैसे किया जाता था। क्या राजा ही सब कुछ डिसाइड करता था या लोगों का भी कोई रोल होता था। फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इनोवेशंस की, जैसे आयरन का यूज और कॉइन्स, जिन्होंने सोसाइटी और डेवलपमेंट को कंप्लीटली चेंज कर दिया। और फाइनली हम समझेंगे कि वरना जाति सिस्टम क्या था, ये कैसे काम करता था और इसने सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डाला, और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए इसे शुरू करते हैं। अब यहां एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात समझ लो। 2000 BCE का मतलब होता है आज से लगभग 4000 साल पहले, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तब हमें पता चलता है कि इंडिया में एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, और इसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इनफैक्ट ये सिविलाइजेशन इतनी डेवलप थी कि इसे इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। यानी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि लोग सिर्फ गांव में नहीं बल्कि बड़े और वेल प्लान्ड शहरों में भी रहने लगे थे। इन शहरों की प्लानिंग इतनी एडवांस थी कि आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार जरा इस मैप पर नजर डालो। ये उस समय का इंडिया का मैप है। अब अगर आप इस मैप के नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा इंडस रिवर, और इसी इंडस रिवर के आसपास हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। और अगर आज के मैप से कंपेयर करें तो ये एरिया मेनली आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है। अब ध्यान से समझते हैं कि इन शहरों में क्या क्या खास बातें थी। हड़प्पन सिटीज या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़े बड़े और वेल प्लान्ड बिल्डिंग्स थे और प्राइवेट हाउसेज भी थी, बिल्कुल आज की तरह। इसके अलावा सीधी और प्लान्ड रोड्स थी और बिजी मार्केट्स थे जहां लोग खरीद बिक्री करते थे। अलग अलग काम करने वाले लोग थे, जैसे मेटल स्मिथ्स, पॉटर्स, वीवर्स, बिल्डर्स, क्राफ्ट्स पीपल। उनके पास अपना एक राइटिंग सिस्टम भी था जिससे वो लिख सकते थे। सफाई के लिए प्रॉपर ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम था जो उस टाइम के लिए बहुत एडवांस था। और एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, और उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्टेट स्ट्रक्चर था जिसमें रूलिंग क्लास सब कंट्रोल करती थी। इतना सब जान के तो ये साफ हो जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उस टाइम की एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। पर दोस्तों, इतनी डेवलप्ड होने के बाद भी ये सिविलाइजेशन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। धीरे धीरे ये पूरी सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेट हो गई, यानी टूट गई, कोलैप्स हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इतनी एडवांस्ड और वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गई। तो देखो, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो सिस्टम्स एक शहर को चलाते हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए थे। जैसे बिल्डिंग्स का यूज बंद हो गया, मार्केट्स खत्म हो गए, लोगों के स्पेशलाइज्ड काम खत्म हो गए, राइटिंग सिस्टम यूज होना बंद हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन भी वीक हो गया। जब ये सब सिस्टम्स ही नहीं रहे तो शहर भी धीरे धीरे खत्म हो गए। तो क्या सभी लोग इतने बड़े से शहर को छोड़कर चले गए? देखो, हुआ क्या कि कुछ सिटीज बिल्कुल अबैंडन हो गई, मतलब लोग उन्हें छोड़कर चले गए, और कुछ जगहों पर लोग रहना कंटिन्यू करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। उन्होंने शहरी जिंदगी छोड़कर वापस गांव वाली जिंदगी अपना ली, मतलब अर्बन लाइफ से रूरल लाइफ में शिफ्ट हो गए। फिर यहां से इसके बाद लगभग 1000 साल तक, यानी पूरे एक मिलेनियम तक, इंडिया में प्रॉपर अर्बन लाइफ लगभग डिसअपियर ही रही। फिर कहीं जाकर फर्स्ट मिलेनियम BCE में एक नई एनर्जी के साथ इंडिया में फिर से शहर डेवलप होने लगे। इस बार शहर मेनली गंगा प्लेन्स एंड इंडस रीजन के कुछ पार्ट्स में डेवलप होने लगे, और धीरे धीरे ये नए शहर दूसरे रीजन्स में भी स्प्रेड होने लगे। और इसी नए फेज को कहा जाता है इंडिया की सेकेंड अर्बनाइजेशन, और ये अर्बनाइजेशन का प्रोसेस आज भी कंटिन्यू है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनपदास एंड महाजनपदास। दोस्तों, अभी हमने ये देखा कि सेकेंड अर्बनाइजेशन के दौरान इंडिया में फिर से शहर डेवलप होने लगे, लेकिन सिर्फ शहर ही नहीं बने बल्कि सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे चेंज होने लगा। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होने लगे। इन ग्रुप्स को हम क्लैंस भी कह सकते हैं। इनके बीच एक कॉमन लैंग्वेज होती थी, इनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी सिमिलर होते थे। अब हर ग्रुप एक पर्टिकुलर एरिया में सेटल हो गया। इसी एरिया को कहा गया जनपदा।
हर जनपदा का एक रूलर होता था, मतलब हर एरिया का एक रूलर होता था जिसे राजा कहा जाता था। और जब ऐसे कई जनपदास होते हैं तो उन्हें मिलाकर जनपदास कहा जाता है। धीरे धीरे उनके बीच ट्रेड यानी व्यापार बढ़ने लगा। अलग अलग जनपदास एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे और जैसे जैसे उनके बीच कनेक्शन बढ़ा वैसे वैसे उनकी पावर भी बढ़ने लगी। अब 8th से 7th सेंचुरी बीसी तक एक बड़ा चेंज आया। कुछ छोटे जनपदास आपस में मर्ज हो गए और बन गए बड़े स्टेट्स जिन्हें कहा गया महाजनपदास। टोटल हमें 16 महाजनपदास का जिक्र मिलता है। अब आप इस मैप को ध्यान से देखो, ये सारे महाजनपदास हैं। ये स्टेट्स काफी बड़े एरिया में फैले हुए थे। नॉर्थ वेस्ट में गंधारा तक, ईस्ट में अंगा तक और सेंट्रल इंडिया में अश्मका यानी गोदावरी रिवर के पास। और सबसे खास बात यह थी कि महाजनपदास की कैपिटल्स बहुत स्ट्रांग और वेल प्रोटेक्टेड सिटीज होती थी। जैसे शहर के आसपास स्ट्रांग वॉल्स यानी फोर्टिफिकेशन होती थी, बाहर एक खाई होती थी प्रोटेक्शन के लिए, और एंट्री गेट्स नैरो होते थे ताकि गार्ड्स कंट्रोल कर सके। मतलब सिक्योरिटी का फुल अरेंजमेंट होता था। इनमें से कई कैपिटल्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे वाराणसी, राजगीर, उज्जैन। मतलब जो सिटीज हम आज देखते हैं उनकी हिस्ट्री लगभग 2500 साल पुरानी है। आया समझ? दोस्तों, अब तक हमने समझा कि जनपदास और महाजनपदास कैसे डेवलप हुए, लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं कि उस समय लोगों पर रूल कैसे किया जाता था, या फिर यूं कहें कि उस टाइम का गवर्नेंस सिस्टम कैसे काम करता था। तो चलिए जानते हैं। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। हर जनपदा में एक असेंबली या काउंसिल होती थी जिसे सभा या समिति कहा जाता था। ये ऐसी जगह होती थी जहां क्लैन के इंपॉर्टेंट मैटर्स पर बैठकर डिस्कशन किया जाता था। अक्सर इसमें उस समाज के बुजुर्ग या एक्सपीरियंस्ड लोग हिस्सा लेते थे क्योंकि उन्हें समझ और अनुभव ज्यादा होता था। इसका मतलब ये हुआ कि राजा अकेला सब कुछ डिसाइड नहीं करता था। एक अच्छा रूलर वही माना जाता था जो इन असेंबलीज की बात सुनता हो, उनसे सलाह लेता हो और फिर डिसीजन लेता हो। यानी रूलिंग सिस्टम में कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें पता चलती है कि कुछ प्राचीन टेक्स्ट्स के अकॉर्डिंग अगर कोई राजा अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हो या इनकॉम्पिटेंट हो तो उसे असेंबली के थ्रू हटाया भी जा सकता था। हालांकि ये हर जगह एक फिक्स्ड रूल नहीं था, क्योंकि उस टाइम की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे बुक के अकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। अब जब हम महाजनपदास की बात करते हैं तो उन्होंने जनपदास के सिस्टम को और आगे बढ़ाया। इनमें से ज्यादातर स्टेट्स मोनार्की सिस्टम फॉलो करते थे, यानी राजा ही फाइनल अथॉरिटी होता था, लेकिन वो अकेला नहीं होता था। उसके साथ मिनिस्टर्स और एल्डर्स की असेंबली भी होती थी। राजा का पोजीशन आमतौर पर हेरिडिटरी होता था, मतलब एक राजा के बाद उसका बेटा ही अगला राजा बनता था। राजा के ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती थी, जैसे टैक्स कलेक्ट करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपनी राजधानी को मजबूत बनाना और अपनी सेना को मेंटेन करना ताकि वो अपने राज्य की रक्षा कर सके या जरूरत पड़ने पर युद्ध कर सके। कुछ महाजनपदास जैसे मगधा, कोसला और अवंती काफी पावरफुल स्टेट्स बने। लेकिन दोस्तों, सब जगह सिस्टम एक जैसा नहीं था। कुछ महाजनपदास ऐसे भी थे जहां सिस्टम थोड़ा अलग था, जैसे वज्जी और मल्ला। यहाँ सभा और समिति की पावर राजा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती थी। यहाँ बड़े डिसीजंस डिस्कशन के थ्रू लिए जाते थे और अगर जरूरत पड़े तो वोटिंग भी होती थी। बस यहाँ हमें ये याद रखना है कि राजा को भी लोग मिलकर चूज करते थे, यानी राजा जन से नहीं बल्कि लोगों के डिसीजन से बनता था। और ऐसे सिस्टम्स को गणा या संघा कहा जाता था। इसी वजह से इनका फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक माना जाता है, ना कि मोनार्की। और दोस्तों, इसी तरह के सिस्टम्स को स्कॉलर्स ने अर्ली रिपब्लिक्स भी कहा है। रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जहां पावर सिर्फ एक राजा के पास नहीं होती बल्कि लोगों या असेंबली के पास होती है। और ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि ये सिस्टम्स दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में से एक माने जाते हैं। मोर इनोवेशंस। अब दोस्तों, इसके अलावा हमें और क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी जनपदास और महाजनपदास के इस टाइम पीरियड में और क्या इनोवेशंस हुए थे। दोस्तों, ये समय सिर्फ शहरों के डेवलपमेंट का नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा टाइम था जहां बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए जिनका इम्पैक्ट हमें आज तक देखने को मिलता है। इस दौरान नए आइडियाज और नए सोचने के तरीके डेवलप हुए, जैसे लेट वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन स्कूल्स ऑफ थॉट। इन्होंने सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन दी। इनके टीचिंग्स और आइडियाज पूरे इंडिया में फैलते गए। स्कॉलर्स, मंक्स और नन्स ट्रैवल करते थे और लोग भी अलग अलग जगहों पर पिलग्रिमेज करते थे, यानी तीर्थ यात्रा करते थे। इसी वजह से उनके आइडियाज धीरे धीरे पूरे देश में स्प्रेड हो गए। साथ ही इंडियन आर्ट में भी एक नई शुरुआत हुई जो आगे चलकर एम्पायर्स के टाइम और भी ज्यादा डेवलप होने वाली थी। दोस्तों, हमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि अर्बनाइजेशन बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं होता।
यानी बड़े और ऑर्गेनाइज्ड शहरों का डेवलपमेंट बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता। मतलब जब तक लोगों के पास बेटर टूल्स और टेक्निक्स नहीं होंगी, तब तक बड़े शहर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर सकते। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर लोग कॉपर और ब्रॉन्ज जैसे मेटल्स का यूज करते थे और उनकी मदद से टूल्स डेवलप करते थे। इसी वजह से उनके शहर इतने एडवांस थे। बिल्कुल वैसे ही जब सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई, तो इस बार एक नई टेक्नोलॉजी ने सब कुछ चेंज कर दिया, और वो थी आयरन का यूज। अब दोस्तों समझते हैं कि आयरन ने एक्चुअल में क्या चेंज किया। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। जब आयरन के टूल्स यूज होने लगे तो खेती करना पहले से काफी आसान और इफेक्टिव हो गया। आयरन के हल यानी प्लाव और अदर टूल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लाइट होते थे, इसलिए जमीन को गहरा तक जोता जा सकता था। इससे क्या हुआ कि ज्यादा जमीन पर खेती होने लगी और प्रोडक्शन भी बढ़ गया। मतलब ज्यादा अनाज, ज्यादा सप्लाई और लोगों के पास बेटर रिसोर्सेस। अब बात करते हैं वेपन्स की। आयरन से बने हथियार ब्रॉन्ज के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा शार्प और हल्का होते थे। जैसे तलवार, भाला, तीर सब पहले से बेटर हो गए। इसका सीधा इफेक्ट ये हुआ कि स्टेट्स की मिलिट्री पावर बढ़ गई, लेकिन इसी वजह से कभी कभी नेबरिंग स्टेट्स के बीच युद्ध भी होने लगे। इन सब के अलावा एक और इंपॉर्टेंट इनोवेशन था कॉइन्स का यूज। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा, वैसे वैसे एक प्रॉब्लम सामने आई कि चीजों का एक्सचेंज कैसे किया जाए। सिर्फ बार्टर सिस्टम से काम चलाना मुश्किल होने लगा था। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां सामान के बदले सामान दिया जाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉइन्स का यूज स्टार्ट हुआ। इंडिया में सबसे पहले कॉइन्स सिल्वर के बने थे। ये कॉइन्स सिंपल नहीं थे, बल्कि इन पर सिंबल्स को दबाकर बनाया जाता था, इसलिए इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। धीरे धीरे और भी मेटल्स का यूज होने लगा, जैसे कॉपर और गोल्ड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर महाजनपदा अपने कॉइन्स बनाते थे, और ट्रेड सिर्फ एक महाजनपदा तक लिमिटेड नहीं था, इसलिए अलग अलग महाजनपदा के कॉइन्स भी यूज किए जाते थे और एक्सचेंज होते थे। मतलब कॉइन्स ने ट्रेड को और इजी, फास्ट और ऑर्गेनाइज बना दिया। नेक्स्ट टॉपिक है द वर्ण जाति सिस्टम। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप एक बेसिक बात समझ लो। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, वैसे वैसे वो सिंपल नहीं रहती, बल्कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मतलब लोग अलग अलग काम करने लगते हैं। कोई फार्मिंग करता है, कोई ट्रेड करता है, कोई टीचिंग, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई क्राफ्ट्स, और इस तरह सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। पर आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि ये सब ग्रुप्स एक दूसरे को सपोर्ट करें और मिलकर काम करें। लेकिन रियलिटी में अक्सर क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स के पास ज्यादा पावर, पैसा और रिस्पेक्ट आ जाता है, और कुछ ग्रुप्स पीछे रह जाते हैं। यानी सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इसी तरह इंडिया में ये सिस्टम दो मेन पार्ट्स में ऑर्गेनाइज था, जो हैं जाति एंड वर्ण। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाति की। जाति का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जहां लोग एक पर्टिकुलर काम या प्रोफेशन से जुड़े होते हैं। जैसे कोई फार्मिंग करता है, कोई लोहे का काम यानी मेटलर्जी करता है, कोई ट्रेड या बिजनेस करता है, और कोई क्राफ्ट्स या कला का काम करता है। और ये स्किल्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती थी। मतलब अगर किसी का परिवार फार्मिंग करता था, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन भी वही काम में इन्वॉल्व होता था। धीरे धीरे एक जाति के अंदर भी छोटे ग्रुप्स बन गए, जिन्हें सब जातिस कहा जाता था। इनके अपने कस्टम्स होते थे, जैसे शादी के रूल्स, रिचुअल्स और फूड हैबिट्स। अब बात करते हैं वर्ण की। वर्ण एक कॉन्सेप्ट था जो वैदिक टेक्स्ट से आया था। इसमें सोसाइटी को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ब्राह्मण, जो नॉलेज और रिचुअल्स से जुड़े थे। क्षत्रिय, जो प्रोटेक्शन और वॉरफेयर का काम करते थे। वैश्य, जो ट्रेड, बिजनेस और एग्रीकल्चर से वेल्थ बढ़ाते थे। और शूद्र, जो आर्टिजन्स, वर्कर्स और सर्विस का काम करते थे। अब दोस्तों, शुरुआत में ये सिस्टम इतना रिजिड नहीं था। मतलब लोग एक प्रोफेशन से दूसरे में भी जा सकते थे अगर जरूरत पड़े तो। जैसे अगर ड्रॉट आ गया, यानी अगर सूखा पड़ गया, तो फार्मर्स सिटी में जाकर दूसरा काम कर सकते थे। और कुछ ब्राह्मण्स भी ट्रेड या मिलिट्री एक्टिविटीज में आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सिस्टम रिजिड होने लगा। लोग अपनी जाति से बाहर नहीं जा पाते थे, और इस वजह से इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा, स्पेशली लोअर जातिस के अगेंस्ट। इसी वजह से ये सिस्टम एक प्रॉब्लम भी बन गया। और दोस्तों, ये भी याद रखना जरूरी है कि वर्ण जाति सिस्टम का इंडियन सोसाइटी पर बहुत डीप इम्पैक्ट रहा है। दोस्तों, अब तक हम मेनली नॉर्थ इंडिया के जनपदास और महाजनपदास के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ वही रीजन्स डेवलप हो रहे थे, या फिर इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे थे? चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। इस समय यानी फर्स्ट मिलेनियम BCE में इंडिया में कम्युनिकेशन और ट्रैवल का सिस्टम काफी इंप्रूव होने लगा। लोग सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि ट्रेड, पिलग्रिमेज और मिलिट्री कैंपेन्स के लिए अलग अलग रीजन्स के बीच कनेक्शन बढ़ने लगा।
इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में दो बड़े रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उत्तरापथा एंड दक्षिणापथा। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप इस मैप में देखो, ये है इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड ये है ईस्टर्न रीजन एंड ये साउथ इंडियन रीजन। अब देखो, जो उत्तरापथा रूट था वो नॉर्थ वेस्ट रीजन्स को गंगा प्लेन्स से जोड़ता था और आगे चलकर ईस्टर्न इंडिया तक पहुंचता था। मतलब ये एक तरह का मेन हाईवे था जो नॉर्थ इंडिया के मेजर एरियाज को कनेक्ट करता था। दूसरा रूट था दक्षिणापथा। ये रूट कौशाम्बी से स्टार्ट होता था, जो उस टाइम एक इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी थी, और विंध्या रेंज को क्रॉस करके साउथ इंडिया तक जाता था। मतलब दोस्तों, नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच कनेक्शन धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा। सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी कई छोटी छोटी रोड्स यानी लैटरल रोड्स बनी हुई थी जो अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करती थी, खासकर उन पोर्ट्स को जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट्स पर थे और जहां से ट्रेड होता था। अब बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया की। यहां भी बड़े शहर डेवलप होने लगे थे। जैसे एक इंपॉर्टेंट सिटी थी शिशुपालगढ़, आज के भुवनेश्वर के पास। ये कलिंगा रीजन की कैपिटल थी और इसकी खास बात यह थी कि ये एक प्रॉपर प्लान्ड सिटी थी, स्क्वायर शेप में बनी हुई, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस के साथ और वाइड रोड्स के साथ। अब चलिए साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया में भी लगभग 400 BCE के आसपास सिटीज डेवलप होने लगे और इसी टाइम पर 3 बड़े किंगडम्स उभर कर आए, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। इनके बारे में हमें सिर्फ एक्सकेवेशन से ही नहीं बल्कि प्राचीन तमिल लिटरेचर से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। साउथ इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज में काफी रिच था, जैसे गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स और स्पाइसेस। इसी वजह से ये रीजन्स सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर के कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करते थे। मतलब दोस्तों, धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग रीजन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगे। बाय अराउंड 300 to 200 BCE ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन चुका था। गुड्स, आइडियाज और कल्चर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे, और कभी कभी इंडिया के बाहर भी, जैसे सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया तक। और इसी समय एक और बड़ा चेंज हुआ, जो था कि महाजनपदास धीरे धीरे खत्म होने लगे और उनकी जगह नए किंगडम्स और एम्पायर्स उभरने लगे, जो आगे चलकर इंडिया का हिस्ट्री कंप्लीटली चेंज करने वाले थे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो दोस्तों, यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।